हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम दोबारा आगाज़ करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन हमने किया था, व्हाट इज़ रेशो क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इन दोनों इन सब चीज़ों का आपस में क्या लिंक है और हम इसके कितने कितने टाइप्स डिफाइन किए थे, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। एनीवेज चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच रेशो इज़ ग्रेटर? वन है 5:7 एंड सेकंड है 151:208। हमें दो रेशोज़ गिवन है और हमसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं इन दोनों में कौन सा रेशो ग्रेटर है, यानी कौन सी रेशो बड़ी है। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले 5:7 का मतलब ये है कि 5/7, ठीक है। अब 5/7 से हमें जो वैल्यू आती है, यानी कि 5 तक़सीम 7 से जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो है 0.71, ठीक है। 0.71 वैल्यू आ जाती है। या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसका जो प्रोसेस है डिवीजन का आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड रेशो है हमारे पास 151:208। अब इसका मतलब ये है कि 151/208, ठीक है। तो 151 तक़सीम यानी कि डिवाइड बाई 208, 151 तक़सीम 208 से अगर आप इसको कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.72। इससे आगे भी कुछ होता है, लेकिन डेसिमल के बाद दो डिजिटल डेसिमल प्लेसेस तक मेरे ख्याल में यह तक काफ़ी है। तो इसमें आप देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.71 ग्रेटर है या 0.72 ग्रेटर है। ऑब्वियसली 0.272 इज़ ग्रेटर देन 0.71। सो हम यूँ कह सकते हैं कि 151:208 इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये जो है ये हमारी बढ़िया रेशो है बनस्बत 5:7 के। और इस तरह क्वेश्चन आपके सामने हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर इज मिक्सड इन द रेशो ऑफ 7:4। इफ 36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज़ यूज्ड, हाउ मच गोल्ड इज़ यूज्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करते हैं इस तरतीब के साथ कि 7 ग्राम अगर गोल्ड होगा तो इसमें 4 ग्राम हम सिल्वर यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम 4 ग्राम सिल्वर यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम कितना गोल्ड यूज़ करेंगे, ये हमसे रिक्वायर्ड है। तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें दो चीज़ें गिवन है, गोल्ड एंड सिल्वर। सो इन दो चीज़ों का हमें रेशो लिखना है, ठीक है। सो आंसर में आप इस तरह करें कि यहाँ पर लिखें जी सिल्वर रेशो गोल्ड। आप जैसे गिवन रेशो है सबसे पहले उनको लिखें। गिवन यह है कि 4 ग्राम अगर सिल्वर यूज़ किया जाएगा तो इसके साथ 7 ग्राम हम गोल्ड मिक्स करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इफ़ अगर 36 ग्राम हम सिल्वर यूज़ करेंगे तो उसके साथ कितना गोल्ड यूज़ किया जाएगा ये हमें नहीं पता। सो जो ना मालूम होता है उसकी जगह हम एक वेरिएबल लिखते हैं x। अब आप देखें कि इसका अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें, और अगर इसका इन्वर्स रिलेशन है तो इसका आपने करिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, और ये चीज़ आपने अपनी माइंड से देखना है, ठीक है। इसमें आपको जनरल एनालिसिस करना है। अगर हम 4 ग्राम सिल्वर के साथ 7 ग्राम गोल्ड यूज़ करते हैं तो 36 ग्राम सिल्वर के साथ हम कितना गोल्ड यूज़ करेंगे, 7 ग्राम से ज़्यादा या 7 ग्राम से कम। तो कॉमन सेंस से अगर काम लिया जाए तो जाहिर है 4 ग्राम के साथ अगर हम 7 ग्राम गोल्ड यूज़ करेंगे तो 36 के साथ 7 से ज़्यादा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम सिल्वर को ज़्यादा करते हैं तो गोल्ड को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी एक क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, और जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, 4x इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 36, ठीक है। अब जबकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 4 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं बाई 4। यहाँ भी 4 के ऊपर डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 × 4 = 1
एंड 4 इंटू 9 इज़ 36। अब 7 इंटू 9 की जगह हमारे पास आएगा 63। सो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह यहाँ पर हम 63 लिखेंगे, यानी 36 ग्राम सिल्वर के साथ हम फिर 63 ग्राम गोल्ड यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। और यहाँ पर आप देखें स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ Rs 40,000 ऑफ ए फैक्ट्री एमंग 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:8:12। अब इस तरह की जब सवालात होंगे कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को डिवाइड करेंगे एमंग 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स, तो इसके लिए आपने सम ऑफ रेशो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह है कि एक फैक्ट्री है जो कि 3 पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व है, यानी 3 लोगों की एक फैक्ट्री है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और कुछ अरसे बाद उसी फैक्ट्री ने 40,000 रुपये की जो है ना प्रॉफिट कर ली। अब ये 40,000 रुपये की प्रॉफिट उन 3 पार्टनर्स में आपने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू दियर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस हिसाब से आपने डिवाइड करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ने स्टार्ट में कारोबार के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, दूसरे ने 8 लाख रुपए दिए थे और तीसरे पार्टनर ने 12 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो इस हिसाब से जाहिर है किसी की प्रॉफिट में इसका जो वैल्यू होगा वो जिसके पैसे ज़्यादा होंगे उसका ज़्यादा हिस्सा आएगा, जिसके पैसे कम होंगे उसका प्रॉफिट में भी हिस्सा कम आएगा। तो इसी हिसाब से आपने ये 40,000 रुपये इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, सो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप 3 पार्टनर्स लिखें, ठीक है। पार्टनर 1 रेशो पर्सन 2 या पार्टनर भी आप इसको कह सकते हैं और पर्सन 3। अब ये 3 लोग हैं, इन तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया कारोबार में। फॉर एग्जांपल P1 ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो P2 ने 8 लाख इन्वेस्ट किए हैं और P3 ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम सम ऑफ रेशो भी कहते हैं, ठीक है, सम ऑफ रेशो। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 8 लाख और 12 लाख, 20 और 5 इज़ 25, ठीक है। अब ये 25 लाख है या 25,000 है या 25 मिलियन है, इससे हमें कोई गरज नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल तीनों ने मजमूई तौर पर 25 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट किए थे। अब आते हैं शेयर्स की तरफ। नाउ शेयर ऑफ P1, शेयर ऑफ P1 यानी पहले बंदे का जिसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आखिर में कंपनी ने 40,000 रुपये कमा लिए, तो इस 40,000 में 5 लाख जिसने इन्वेस्ट किए थे उसका कितना हिस्सा बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूँ करें कि यहाँ टोटल में उसका कितना हिस्सा है ये लिखे। 25 लाख में उसका अगर 5 लाख है, सो मल्टीप्लाई कर दें उसको प्रॉफिट के साथ, खुद ब खुद इसका अपना हिस्सा इसमें से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह शेयर ऑफ P2, शेयर ऑफ P2 यानी पर्सन नंबर 2, इसी का अगर देखें सबसे पहले टोटल में उसका कितना हिस्सा है, 25 में उसका 8 लाख है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 आउट ऑफ 25। तो अगर 25 में उसका 8 है यानी 25 लाख में उसने 8 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा आएगा, इसके लिए आपने प्रॉफिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह शेयर ऑफ P3 बंदा जो है उसने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, यानी कि 25 लाख में उसका जो हिस्सा है वो 12 लाख है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 12 आउट ऑफ 25। अब इसमें 40,000 जो प्रॉफिट हुआ है 12 लाख रुपए के हिसाब से उसका कितना हिस्सा बनता है ये हम अभी मालूम करेंगे। सो इसके लिए प्रॉफिट हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैलकुलेशंस आप देखें, 25 इंटू 1 इज़ 25 और 25 इंटू 40,000 को आप डिवाइड कर दें सबसे पहले 25 पर, ठीक है। सो 40,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 25 के ऊपर, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1600। इसी तरह यहाँ भी 25 को डिवाइड कर दें, 40,000 को डिवाइड कर दें 25 पर, तो यहाँ पर भी आएगा 1600। और यहाँ भी 40,000 को डिवाइड करते हैं या कैंसिल करते हैं 25 के साथ, तो यहाँ भी आ जाएगा 1600। अब इजी है, 1600 को 5 में मल्टीप्लाई करें तो 16 5 80, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8,000 रुपीज़।
दूसरा है 1600 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ आप देखें तो मल्टीप्लाइड बाई 8 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 8 आप देखें तो 12,800 आ जाता है, यहाँ से 12,800 रुपये। और इसी तरह 1600 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये 12, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह होगी कि 19,200। जिसने 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया था उसका 19,200 हिस्सा आ गया। जिसने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसका हिस्सा आ जाता है 12,800। और तीसरा जिसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसका शेयर बन गया 8,000 रुपीज़। सो ये 40,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 8,000 और 12,020 और 20,800 20,800 और 19,200, टोटल इज़ 40,000। सो इस हिसाब से आपने इसी क्वेश्चंस को हल करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है सवाल नंबर 4। एक रेशो हमें गिवन है, आप प्रोपोर्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जहाँ प्रोपोर्शन होगा वहाँ आप इक्वलिटी लगा सकते हैं, जहाँ इक्वलिटी होगी वहाँ प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। तो ये हमें गिवन है कि 11 रेशो इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27, यानी कि 11 रेशो x माइनस 1 इक्वलिटी की जगह हम प्रोपोर्शन लिख सकते हैं 22 रेशो 27। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा 22 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 27। ओके, अब 11 मल्टीप्लाइड बाई 27 की अगर हम देखें तो यहाँ पर हमसे जो वैल्यू आ जाती है वो है 297। सो 22 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 297। और इसके बाद हमें x चाहिए, तो सबसे पहले इस 22 को रिमूव करते हैं, दोनों साइड्स डिवाइड करते हैं, या आप इस करें कि 22x या 22 में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और माइनस 22 हो जाएगा, 297 हो जाएगा। फिर इसके बाद 22x इज़ इक्वल टू 297 प्लस 22 हो जाएगा, ये 22 हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद 22x विल बी इक्वल टू 297 प्लस 222, तो इससे हमारे पास आ जाता है 319। ना अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स को हम डिवाइड करते हैं 22 पर, क्योंकि ये 22 हमने रिमूव करना है। सो टू रिमूव दिस 22 वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 22। जब हम दोनों साइड्स को 22 पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी किस चीज़ के बराबर होगा, ये 14.5 के बराबर हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 14.5 इज़ इक्वल टू x, यहाँ पर हमें मालूम हो गया। तो इसी तरीके से आपने एक प्रपोर्शन से अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इजी है, आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम करना है, और यहाँ सब कुछ आपने इसी तरह अरेंज करना है कि वेरिएबल एक साइड पे हो जाएगा, वेरिएबल वाला टर्म जैसे यहाँ पर था, और सारे कांस्टेंट आपने दूसरे साइड पे शिफ्ट करने हैं, और इस तरीके से आपको आखिर में वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उस पर दोनों साइड डिवाइड करने हैं। तो आई होप कि आपको ये सवालात समझ आ चुके होंगे, बहुत आसान सवाल थे। अब हमारे पास मज़ीद 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है ऑलरेडी। सो मैं नहीं चाहता कि ये मज़ीद लेंथी हो जाए। तो इंशाल्लाह लेक्चर 3 में हम क्वेश्चन 5, 6 और 7 को देखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। यहाँ अगर किसी भी किस्म का आपको इसमें मसला आ जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह हम आपको फीडबैक देंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।